नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत। एग्जाम हेल्प के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आज सुबह ही एक टेस्ट सीरीज से संबंधित जो वीडियो डाला था, उसमें आपको बोला था कि शाम को एक फिजिक्स का जो सिलेबस है उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले 2-3 दिन पहले हम एक बार चर्चा कर भी चुके हैं, लेकिन आज पुनः अर्जुन जी के साथ तो जो सिलेबस है फिजिक्स का और टेस्ट सीरीज में जो फिजिक्स के टॉपिक्स हैं उनका किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन कौन सी पुस्तक पढ़नी है, इसके अलावा जो बीएससी के साथी हैं जो फिजिक्स को एक बार स्किप करना चाह रहे थे उनके लिए भी एक विशेष है कि जो यूनिट्स थ्योरेटिकल यूनिट्स है उन पर भी आपको सर बताएंगे कि 5-6 यूनिट्स या 7 यूनिट तक आप हैं जो आप कर सकते हैं 11वीं 12वीं के जो यूनिट्स हैं। इसके अलावा जो नीट के साथी हैं उनको सभी यूनिट्स करनी है, चाहे बीएससी की हो चाहे 11वीं 12वीं की हो, सभी पर फोकस करना है। तो आज का जो ये वीडियो है टेस्ट के साथ साथ जो सिलेबस है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये सभी टॉपिक्स टेस्ट में है और टेस्ट शेड्यूल की हम सुबह के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से जो भी फिजिक्स के टॉपिक हैं वो अर्जुन जी आपको एक एक करके बताएंगे, किस टॉपिक को कहाँ से करना है, कौन कौन सी पुस्तक का उपयोग करना है, किस तरीके से पूरा करना है। तो वो अभी आगे के जो सभी पूरी चर्चा है वो अर्जुन जी के साथ रहेगी। अर्जुन जी। आप करवा दो। नमस्कार। एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के सिलेबस की। हमने पिछली बार बात की थी कि हम 14 यूनिट बनाई है इस सिलेबस की, जिसमें हम लगभग 40 क्वेश्चन डाले हैं टेस्ट के अंदर। अब हम बारी बारी से हर एक यूनिट के बारे में बात करेंगे कि अपने को कैसे पढ़ना है और कम से कम कितना पढ़ना होगा। फिजिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको तो इम्पोर्टेंट है कि जो चीज़ आपको पहले से आनी चाहिए, तो उसकी बात करें तो अपने 10th क्लास तक तो जो मैथमेटिकल फॉर्मूले थे, गणितीय सूत्र थे, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अपने 10th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर अपने साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, इनकी टेबल पढ़ते हैं अपने। उसमें हम साइन 30 का मान कितना है, साइन 0 डिग्री का मान कितना है, साइन 90 डिग्री का मान कितना है, वो सारे मान आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा आपको कोस थीटा के भी ये सारे मान याद होने चाहिए। साइन और कोस के अगर आपको याद होंगे तो आप टेन का भी याद कर पाएंगे। इसके अलावा आपने समकोण त्रिभुज के बारे में सुना होगा। समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण 3 भुजाएं होती है, और उस समकोण त्रिभुज पर हम कोई भी 2 भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। वो भी आपको पता होनी चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसके अलावा आपने सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें सूत्र है, एक आपने पढ़ा होगा लाल बट्टा कक्का। ये कोण यदि थीटा है तो ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसके अलावा आपने पढ़ा है लाल बट्टा कक्का। इसका मतलब लंब आधार कर्ण, कर्ण कर्ण आधार। लंब बट्टा कर्ण तो कौन होता है साइन, आधार बट्टा कर्ण कौन होता है कोस, और लंब बट्टा आधार कौन होता है टेन। ये एक थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी कि आपको ऐसे फॉर्मूले सारे पता होने चाहिए। इसके अलावा आपको इसमें त्रिकोणमिति में कुछ फॉर्मूले और थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, या साइन बट्टा कोस 10 होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए।
त्रिकोणमिति के इतने फॉर्मूले, और वो एक टेबल है जिसमें अलग अलग कोणों पे साइन कोस टेन के क्या मान होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा गणित में आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी, बीजगणित 10th क्लास में। फॉर एग्जांपल आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ये फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। और इसके अलावा फिजिक्स के अंदर आपने जो गणित पढ़नी है उसमें आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी 10th क्लास में। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होती है उसमें। आपने एक निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ा होगा। ये इसका नाम होता है कार्तीय निर्देश तंत्र। ये क्या होता है, इसमें 3 अक्ष होती है, एक्स वाई और जेड, और तीनों परस्पर क्या होती है, लंबवत, यानी कि तीनों के बीच का कोण कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। और तीनों अक्ष जिस बिंदु पे काटती है उस बिंदु का नाम होता है मूल बिंदु। और ये क्या काम आएगा, फिजिक्स में जब भी आप किसी कण की स्थिति को बताएंगे, चाहे वो गतिशील अवस्था में या स्थिर अवस्था में है, उस कण की स्थिति को बताने के लिए आप इसका यूज करेंगे, कार्तीय निर्देश तंत्र का। और फॉर एग्जाम्पल कोई कण यहाँ पर है, तो हम आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि इसके निर्देशांक है एक्स वाई और जेड। इसका मतलब ये है कि ये जो कण है वो एक्स अक्ष पे कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी पे, वाई अक्ष पे कितनी दूरी पर है, वाई दूरी पर, और जेड अक्ष पे कितनी दूरी पर है, जेड। इसके अलावा जो आपको पढ़ना है, जो आपने 10th क्लास में नहीं पढ़ी है मैथ, वो है कलन। कलन में आपको पढ़ना है अवकलन और समाकलन, दोनों आपको पढ़नी है। और आपको आनी भी चाहिए कि अवकलन कैसे करना है और समाकलन कैसे करना है। इसका थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं कि अवकलन और समाकलन कैसे पढ़ेंगे, अवकलन कब किया जाएगा। तो इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि मान लेते हैं कि वाई फंक्शन है, मान लीजिए वाई फलन है किसका, एक्स का। इसका मतलब होता है वाई है वो फलन है एक्स का। जैसे मान लो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये एक इक्वेशन दी हुई है, एक समीकरण दी हुई है। जो वाई का मान है वो किसके रूप में दिया हुआ है, एक्स के रूप में। इसे हम बोलते हैं कि वाई है वो फलन है किसका, एक्स का। तो जब ऐसा रूप दिया होगा वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तब मैं इसको लिखूंगा डी वाई अपॉन में डी एक्स। अब ये जो डी वाई बट्टा डी एक्स है, इसे ही मैं क्या बोलूंगा, अवकलन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, अवकलन। किसका अवकलन किया जा रहा है, वाई का अवकलन। और किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, क्योंकि वाई किस पे निर्भर कर रहा है, एक्स पर। जब एक्स में बदलाव होगा तो किस में भी बदलाव होगा, वाई में। तो एक्स के सापेक्ष वाई में कितना बदलाव हो रहा है, या एक्स के सापेक्ष वाई में जो परिवर्तन की दर है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अवकलन। मैं मोटे मोटे तौर पे लिखूं तो यहाँ वो राशि आएगी जिसका अवकलन करना है, जिसका अवकलन करना है, और यहाँ वो राशि आएगी जिसके सापेक्ष अवकलन करना है।
जैसे मान लो मैंने लिख दिया डी वाई बट्टा डी टी, इसका मतलब वाई का अवकलन करना है इसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो जब ये करना होगा इसका मतलब आपको वाई किसका फंक्शन दिया होगा, टी का, मतलब वाई का मान किसके रूप में दिया होगा, टी का। तो डी बट्टा डी लगा के यहाँ वो राशि रखी जाती है जिसका अवकलन करना है, और यहाँ वो राशि होती है जिसके सापेक्ष अवकलन करना है। और ये तब भी हो पाएगा जब जैसे ये y है वो किस पे निर्भर कर रहा है, x पर। y है वो x पे निर्भर कर रहा है, तो y में परिवर्तन की दर निकालने के लिए किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। और इसमें जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो 2-3 आपको याद रखने हैं, जैसे मैंने लिखा कोई x की पावर n है, x की पावर n का करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये फॉर्मूला आपको कम से कम याद होना चाहिए, एन एक्स एन माइनस 1। और दूसरा है कि मान लो डी बटा डी एक्स और साइन एक्स, इसमें साइन एक्स का करना है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, जो कितना होता है कोस एक्स। और तीसरा है डी बटा डी एक्स कोस एक्स का, वो होता है माइनस साइन एक्स। कम से कम आपको ये 3 तो याद होनी चाहिए। एक्स की पावर एन का जब भी करोगे आप तो एन एक्स एन माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपसे कह दिया कि एक्स की पावर 4 का करके बताओ, तो एन एक्स की पावर एन मतलब एन आगे आ गया, फिर एन माइनस 1, यहाँ पे एन की जगह कितना है 4, तो जो पावर थी वो आगे आएगी पहले, फिर पावर में से एक को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्या आएगा 4x की पावर 3। ये x की पावर 4 का अवकलन हो गया 4x की पावर 3। इसके अलावा मान लो कि d बटा डी एक्स है और कोई अचर है, ये कौन सी संख्या है, अचर संख्या, मतलब जो बदलती नहीं है, जिसका मान क्या हो, नियत। तो हमने पहले बात की थी कि अवकलन कब किया जाएगा, परिवर्तन की दर निकालने के लिए, लेकिन a तो बदल ही नहीं रहा है, तो a में परिवर्तन कितना होगा, 0। a में परिवर्तन होगा 0, क्योंकि एक ऐसी राशि अचर संख्या वो होती है जिसके मान में कभी कोई बदलाव नहीं होता। तो बदलाव है ही नहीं, तो बदलाव कितना होगा, 0। किसी भी अचर संख्या का अवकलन हमेशा कितना होता है, 0। अब 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, ये सारी कौन सी संख्याएं हैं, अचर संख्या। वैसे आपको पता लगाना हो कि यहाँ पे अचर है या अचर, तो आपको देखना है कि यहाँ जो है वैसा अगर यहाँ है, जैसे यहाँ x है, अगर यहाँ x होगा तो अवकलन होगा, वरना अवकलन 0 हो जाएगा। क्योंकि अब x है और ये a है, तो a है वो x जैसा तो है नहीं, इसलिए हम a को क्या मान लेंगे, अचर, और उसका कितना हो जाएगा, 0। बात समझ में आई। इसके साथ साथ ये तो हुआ अवकलन, मतलब 1 2 3 और एक अचर संख्या का अवकलन, मतलब कम से कम आपको ये 4 अवकलन के फॉर्मूले पता होना चाहिए, जिससे आप थोड़ा सा आपको आसानी होगी, जब भी अवकलन या आगे हम समाकलन पढ़ेंगे उन पे सवाल आएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। और हमारे को इस चीज से दूर नहीं भागना है कि ये अवकलन होगा ही नहीं, आराम से हो सकता है। इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे तो आराम से हो जाएगा। और ये कब फॉर्मूले लागू होंगे, इन सब में देखिए सब जगह x है, इसका मतलब जो y था वो फंक्शन किसका है, x का। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ऐसा ही होगा कि नीचे x होगा और x ऊपर भी x होगा, मतलब x का x के सापेक्ष होगा, ऐसा जरूर नहीं है। ऐसा भी हो सकता है t बटा डी टी और t क्यूब, इसको भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला कि t की क्यूब का करना है t के सापेक्ष। कैसे करेंगे, पावर आगे आएगी और 3t और एक पावर क्या कर देंगे, कम, उत्तर कितना आएगा, 3t²। ये हो गया अवकलन पूरा। इसके बाद हम समाकलन की बात करें। समाकलन किया क्यों जाता है, समाकलन जब हम करेंगे उसमें आपको ये अगर छोटा सा आइडिया दूं समाकलन का, समाकलन एक जोड़ की प्रक्रिया है। मतलब इसमें हम क्या होगा कि हमारे को एक भौतिक राशि का अति अल्प मान पता होगा, और फिर दी गई सीमाओं के बीच में यदि उस भौतिक राशि का पूरा मान ज्ञात करना है तो हम वहां पर उस छोटे से मान का दी गई सीमाओं के बीच में समाकलन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इस कमरे का आयतन, छोटा सा आयतन है वो dv है, और हम टोटल आयतन ज्ञात करना चाहते हैं
तो हम इस छोटे से आयतन का क्या कर देंगे, समाकलन। समाकलन करते इस कमरे का पूरा आयतन आ जाएगा। मतलब समाकलन है वो जोड़ की प्रक्रिया है। लेकिन अगर अवकलन के साथ तुलना करें तो गणितीय कहते हैं कि जो समाकलन है वो अवकलन की इनवर्स प्रक्रिया है, प्रतिलोमी प्रक्रिया है। और वो आपको थोड़ा बहुत फॉर्मूले में भी दिखेगा। अब हम समाकलन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। समाकलन कैसे करेंगे। समाकलन का सिंबल ये होता है, ये समाकलन का सिंबल है। और यहाँ वो राशि लिखी जाएगी जिसका समाकलन करना है। फिर डी और एक्स, डी के पीछे जो लगा है उसके सापेक्ष किया जाएगा। मतलब यहाँ वो राशि आएगी जिसका समाकलन करना है। फिर आगे आएगा डी, फिर ये रबड़ नहीं आ रहा है, रबड़ को नहीं आना है। यहाँ वो राशि लिखेंगे जिसका समाकलन करना है। और फिर यहाँ डी, और यहाँ वो राशि आएगी जिसके सापेक्ष समाकलन करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बोलें कि बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ये समाकलन का निशान है, समाकलन का प्रतीक है। वाई, वाई क्या है, जिस वाई का हमारे को समाकलन करना है। डी और डी के पीछे लगा हुआ एक्स जिसके सापेक्ष हमारे को समाकलन करना है। इसमें भी यही बात लागू होती है कि ये कब होगा, जब वाई किसका फंक्शन होगा, एक्स, किसका फंक्शन होगा, एक्स का। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसके थोड़े से फॉर्मूले लिख लेते हैं। एक्स की पावर एन, जैसे अवकलन में किया था डी बटा डी एक्स, एक्स की पावर एन का था एन एक्स की पावर एन माइनस वन। समाकलन क्या होगा इसका, तो समाकलन कुछ ऐसा होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन और वापिस ये एन प्लस वन बट्टा में लिख देंगे। ये एक्स की पावर एन का समाकलन हो गया। अभी समाकलन आप जब बुक में देखेंगे तो समाकलन दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। अभी ये अनिश्चित है, कैसे पता चला, अगर निश्चित होता तो ऐसे लिखा होता है ए से बी या -1 से +1, ऐसा कुछ। ये क्या होती है, सीमाएं। तो इसमें बताया गया आपको प्रॉपर कि यहाँ से यहाँ तक समाकलन करना है, इसमें नहीं बताया गया। नहीं बताया गया मतलब ये अनिश्चित है, उसके उस जगह पर आपको क्या लगाना है, सी। लेकिन अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है कि एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होगा, तो एक्स की पावर एन प्लस वन बट्टा एन प्लस वन हो जाएगा। सी आप एक बार के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे एक्स की पावर 4 dx है, इसका होगा एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन में 4 प्लस वन, तो आएगा एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस सी। आप और भी कर सकते हैं ऐसे। इसका आंसर एक्स की पावर 3 बटा 3 आएगा। आप खुद ट्राई कर सकते हैं इसको। लेकिन इस फॉर्मूले में खास बात है कि जो एन का मान है वो -1 नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स की पावर -1 नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर एक्स की पावर -1 होगी तो इसको हम लिखेंगे 1 बट्टा एक्स डी एक्स, और इसका समाकलन होता है वो log x हो जाता है। ये भी ध्यान रखना आपको। इसके अलावा साइन का करना है, तो साइन का आपको याद होगा कि साइन का अवकलन कितना हुआ था, कोस। तो साइन का होगा कोस, लेकिन उसमें कोस का माइनस साइन था। अब की बार साइन का क्या होगा, माइनस कोस। और इसी प्रकार कोस एक्स का होगा प्लस का साइन एक्स। ये आपको समाकलन पता होना चाहिए। तो ये थी कलन। फिजिक्स को समझने के लिए इतना आपको पता होना चाहिए। अब अपने सिलेबस के ऊपर आ जाते हैं। सिलेबस में सबसे पहले है भौतिक जगत और मापन। भौतिक जगत का मतलब है फिजिक्स की दुनिया। हम चारों ओर जो कुछ देख रहे हैं वो सारी फिजिक्स की दुनिया ही है। और जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं
तो हम बहुत सारी भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे चाल है, वेग है, बल है, त्वरण है, कोणीय संवेग है, बल आघूर्ण है, ये सारी भौतिक राशियां हैं। वो भौतिक राशियां वो राशियां होती है जिसे मापा या तोला जा सके, मतलब मापा या तोला जा सके वो सारी राशियां कौन सी होती है? भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियों का जब मापन करते हैं तो जैसे हमने मान लो लंबाई मापी 5, जैसे अपने स्केल से मापी और वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो आप जब लंबाई का मान लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे आप लंबाई का मान? आप लिखेंगे लंबाई बराबर 5। इतना लिखते हैं तो ये गलत है। आप क्या लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर। 5 के पीछे क्या लगाएंगे? सेंटीमीटर, तब ये सही मापन है। इसका मतलब 5 के पीछे जो आप माप, जो स्टैंडर्ड जो यूज कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं मात्रक। इस भौतिक राशि का मात्रक है कौन है? वो सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि लंबाई है वो सेंटीमीटर की कितनी गुना है? 5 गुना। मतलब सेंटीमीटर से तुलना करके लंबाई का मान बता रहे हैं। मतलब आपको आइडिया लग रहा होगा कि जब भी आप फिजिक्स में किसी भौतिक राशि का मान बताएंगे तो आपको उस भौतिक राशि का क्या बताना होगा? आंकिक मान के साथ साथ उसका क्या बताना होगा? मात्रक। आंकिक मान और उसके पीछे क्या लगाएंगे? मात्रक, तभी वो सही मापन होगा। अगर आप सिर्फ 5 लिख देते हो तो वो गलत है। इसका मतलब प्रत्येक भौतिक राशि का मात्रक आपको पता होना चाहिए। और इसमें भी आप जब फर्स्ट चैप्टर उठाएंगे 11th क्लास की बुक में से तो आप देखेंगे कि उसमें मात्रकों के जो भौतिक राशियां उनके 2 प्रकार बता रखे हैं, मौलिक और व्युत्पन्न राशियां। मौलिक का मतलब मूल राशियां, और मूल राशियों से जो बनती है वो कौन सी राशि होती है? व्युत्पन्न राशि। ठीक है। अब मूल राशियों की संख्या टोटल 7 है, जो आप पढ़ेंगे। एक टेबल दी हुई है, 7 मूल राशियां हैं उसमें। लंबाई है, द्रव्यमान है, ताप है, विद्युत धारा है, प्रदीपन तीव्रता है। तो ऐसे 7 राशियां हैं जो आपको पढ़नी है, और उन 7 राशियों के मूल मात्रक भी पढ़ने हैं। मूल राशियां हैं तो उनके मात्रक भी कौन से होंगे? मूल मात्रक। मूल राशि और मूल मात्रक का मतलब है कि इन राशियों को हम किसी अन्य राशि की सहायता से नहीं बना सकते, वो मतलब जड़ में है। व्युत्पन्न राशियां कौन सी होगी? जो कौन सी राशियों से बनेगी? मूल राशियों से। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मूल राशियां कौन सी है, व्युत्पन्न राशियां कौन सी है, और फिर क्योंकि वो भौतिक राशियां उनके मात्रक होंगे, तो मात्रक भी जो मूल राशियों के मात्रक होंगे वो मूल मात्रक होंगे, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक होंगे। जैसे किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान मूल राशि है, तो किलोग्राम भी कैसा मात्रक है? मूल मात्रक। लेकिन मीटर बट्टा सेकंड या मीटर प्रति सेकंड चाल का मात्रक है। तो चाल कैसी राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि, और उसका मात्रक है वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। इकाइयों को आप क्या बोलेंगे? मात्रक। ये कौन सी मात्रक है? किताब में आपको नॉर्मली क्या मिलेगा? मूल मात्रक। और इसके बाद है मात्रकों की पद्धतियां। प्रणाली मतलब पद्धतियां। तो आप जब चैप्टर में उठाएंगे तो आपको 3 पद्धतियां मिलेगी, CGS, MKS और FPS। हम ज्यादातर MKS का यूज करते हैं। और उसके बाद जो मात्रक बनाने वाली जो भी संस्था है उसने MKS में थोड़ा सुधार करके नई पद्धति बनाई, SI। तो ये पढ़ेंगे। और जो SI पद्धति है उसने मूल मात्रकों की संख्या 7 मानी है। और उसके बाद जब आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पहले वो टेबल याद करनी होगी जिसमें मूल राशियां हैं, मूल मात्रक हैं, और उसके बाद ही आप कौन सी राशियां बना पाएंगे? कौन से मात्रक बना पाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक। जो किसकी सहायता से बनेंगे? मूल मात्रकों की सहायता से बनेंगे। उसके बाद हम जो मूल मात्रक हैं उनसे हमने बना लिए व्युत्पन्न मात्रक, और फिर व्युत्पन्न मात्रकों को हम इस फॉर्म में लिखेंगे MLT। M का मतलब है मास, द्रव्यमान, और L का मतलब है लंबाई, लेंथ, और T का मतलब है टाइम, समय। ये थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप जब टेस्ट सीरीज में जो पहला टेस्ट देंगे वो इसी चैप्टर का है, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको डीपली बता रहा हूँ इसमें। अब ये MLT है, इसे हम क्या बोलते हैं? सीमा सूत्र।
कौन सा सूत्र बोलते हैं? बीमा सूत्र। अब बनाएंगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मात्रक दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और केजी भी लिख देता हूँ मैं, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड की पावर -2, ऊपर जाएगी सेकंड स्क्वायर, ऊपर जाएगी तो पावर किसकी हो जाएगी? माइनस। अब इनकी पावर कितनी है? कुछ नहीं दिया, मतलब पावर कितनी है? 1। तो ये कैसे बनेगा? मतलब मात्रक से ही क्या बनेगा? उसका बीमा सूत्र। तो सबसे पहले देखो क्या होगा कि सबसे पहले आपको भौतिक राशि का क्या पता होना चाहिए? सूत्र। सूत्र पता होगा। जैसे मान लो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये आपको पता है। अब द्रव्यमान गुणा त्वरण, अब बल का आपको मात्रक बनाना है। द्रव्यमान का मात्रक आप मूल मात्रक में पढ़ रखे होंगे, केजी, और त्वरण का होता है मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो मतलब ये जो मैंने मात्रक लिखा है वो कौन सा मात्रक है? किसका मात्रक है? वो बल का। अब मैं इस बल के मात्रक से ही क्या बनाऊंगा? इस बल का विमा सूत्र। विमा सूत्र बनाने के लिए क्या करना है? एम का मतलब द्रव्यमान है, लंबाई का मतलब, एल का मतलब लंबाई है, टी का मतलब है टाइम, समय। तो आपको करना क्या है कि जो भी आपके मात्रक में किलोग्राम है उसकी जो भी पावर है वो किस पे लगा देंगे हम? एम फॉर द्रव्यमान से। किलोग्राम की पावर है 1, तो 1 लगा दी। और मीटर की पावर कितनी है? 1। मीटर की पावर 1 है, तो मीटर वाली पावर सीधी किस पे जाके लगेगी? एल मतलब लेंथ। मीटर लंबाई का मात्रक होता है, तो लंबाई के ऊपर लगेगी। और सेकंड होता है टाइम का मात्रक, तो टी फॉर टाइम, तो मतलब टाइम की पावर कितनी यहाँ पे? -2। तो ये बल का बीमा सूत्र बन गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MLT -2, क्योंकि पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी सही है और ये भी सही है। कल को ऑप्शन में ऐसा ना दे के ऐसा दे दे तो आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मूल राशियां पढ़ेंगे, फिर व्युत्पन्न राशियां पढ़ेंगे, और फिर मूल मात्रक पढ़ेंगे, और मूल व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे, और फिर मात्रकों से हम कौन से सूत्र बनाएंगे? बीमा सूत्र। और बीमा सूत्र जिस भौतिक राशि का, जैसे मान लो बल का है, बल का बीमा सूत्र क्या है? MLT -2। अब ये पूरा लिख दिया, मतलब ये जिस भौतिक राशि का बीमा सूत्र है उसके नाम के बराबर लिखते ही वो कौन सी समीकरण बन जाएगी? विमीय समीकरण। कौन सी समीकरण? तो ये जो रूप है ये किसका रूप है? ये विमीय समीकरणों का रूप है। तो ये आप पढ़ेंगे। उसके बाद क्योंकि भौतिक विज्ञान मापन का विज्ञान है, इसमें मापन करते हैं और मापन करने वाले हम ही हैं। तो हम जब मापन करते हैं तो मापन में क्या कर देते हैं? गड़बड़। गड़बड़ का मतलब कि कोई लंबाई का मान एक्चुअल में था 5 सेंटीमीटर और किसी ने नोट कर दिया 4.9 सेंटीमीटर या 5.1 सेंटीमीटर, तो वास्तविक मान कितना था? 5 सेंटीमीटर। और एक आदमी नोट किया 4.9 सेंटीमीटर, एक आदमी नोट किया 5.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारे द्वारा मापित मान है वो वास्तविक मान से अलग हो गया। इसका मतलब हुआ कि मापन में क्या उत्पन्न हो गई है? त्रुटि। मापन में क्या उत्पन्न हुई है? त्रुटि। और त्रुटि क्या होती है? मापित मान और वास्तविक मान का अंतर। मापित मान और वास्तविक मान के अंतर को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। अब उसके बाद है इसमें त्रुटियों पे जो क्वेश्चन आते हैं उसमें कैसे आएंगे क्वेश्चन कि मान लो कि प्रश्न जैसे आया हुआ है कि गोले की त्रिज्या है और उसके मापन में जो प्रतिशत त्रुटि है वो 5% है, तो उसके आयतन में त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि आपको जो 10th क्लास में फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें आपको गोले का आयतन पता होना चाहिए 4/3 पाई r की क्यूब, टी फॉर वॉल्यूम। तो त्रिज्या के अंदर कितनी त्रुटि हुई है मापन में? 5%। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? आपको 4/3 पाई से कोई लेना देना नहीं है, आपको देखना है कि v बराबर क्या है? r की क्यूब। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलती है? प्रतिशत त्रुटि मतलब है डेल्टा v बटा b। डेल्टा v बटा b, इधर भी हम लिखेंगे डेल्टा r बटा r। फिर जो पावर है, कितनी पावर है? ये 3 आगे आ जाएगी। तो आपको जो सवाल में दिया वो दिया हुआ है डेल्टा r बटा r इंटू परसेंट में बदल के ही दे रखा है आपको मान, मतलब इसका मान दिया हुआ है आपको 5%। तो 3 इंटू 5% कितना परसेंट हो जाएगा?
3 × 5%, कितना परसेंट हो जाएगा? 15%। मतलब त्रिज्या के मापन में अगर 5% त्रुटि है तो आयतन के मापन में त्रुटि होगी 15%। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा फॉर्मूला होता जिसमें r स्क्वायर ही है तो कितनी त्रुटि होती? तो होती डेल्टा, जो भी है डेल्टा a/a होती वो 2 डेल्टा r/r हो जाती। तो इसका कितना आता? 2 × 5%, कितना परसेंट आ जाता? 10%। वैसे क्वेश्चन कर देंगे। और इस पार्ट में जो प्रश्न आएगा वो कैसे आएगा? या तो अगर सबसे सिंपल प्रश्न बनाएगा तो वो ऐसे बनाएगा कि भी आपको जैसे कह दिया कि बल का विमा सूत्र छांटिए, 4 ऑप्शन में से आपको बल का विमा सूत्र छांटना। या वो ऐसा भी हो सकता है कि 4 भौतिक राशियां, लेफ्ट हैंड साइड में 4 ए, द और स और द, चारों ऑप्शन में 4 भौतिक राशियों के नाम लिख देगा और उसके सामने उनके विमा सूत्र लिख देगा और एक गड़बड़ कर देगा। तो आपको वो जो गलत है वो छांटना होगा। ऐसे भी ज्ञात मतलब हो सकता है। और एक बार क्वेश्चन ऐसे आया हुआ है कि उसने बताया कि कोई एक भौतिक राशि है और पावर जैसे मान लो m की पावर a है, b है और c है। m की पावर a है, l की पावर b है और p की पावर c है। तो आपको ऐसे दे दिया कि एक भौतिक राशि के लिए a का मान 1 है, b का मान भी 1 है और c का मान भी -2 है। और वो भौतिक राशि कौन सी होगी? अभी तो हमने फॉर्मूला बनाया है, विमा सूत्र बनाया है, किसका है? ये बल का। तो ये प्रश्न ऐसे आएगा कि कोई भौतिक राशि को विमा सूत्र को MA/LB/TC से व्यक्त किया जाता है और ABC के मान ये हैं, तो वो राशि कौन सी है? वो 4 राशियां लिख देगा, उसमें से आपको एक सही छांटना होगा। मापन में त्रुटि में आपको याद रखना है कि जब भी त्रुटि होती है तो हो सकता है कि वो दो राशियां दो लंबाइयां दे दी कि भी इसमें इतनी त्रुटि हुई है, इसमें इतनी त्रुटि हुई है। आप बताइए कि इनके लंबाइयों के जोड़ में या इनकी लंबाइयों के घटाव में कितनी त्रुटि होगी या इनकी लंबाइयों के गुणा में कितनी त्रुटि होगी। तो मतलब त्रुटियों का 4 तरीके से निकालते हैं हम: जोड़ में त्रुटि, घटाव में त्रुटि, गुणा में त्रुटि और भाग में त्रुटि। ज्यादातर गुणा और भाग वाली आती है तो आपको करनी है और आपको टेस्ट में मिलेंगे। पिछले जो सालों क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से हमने उस क्वेश्चनों को लेवल को देखते हुए हमने क्वेश्चन डाले हैं उसमें। तो आप इसको आराम से पढ़िए और थोड़ा बहुत आइडिया दिया है मैंने, तो आप इसे पढ़ के इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये थी आपकी भौतिक जगत और मापन। उसके बाद है गतिकी। गतिकी, गतिशील वस्तु वो होती है जिसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। जैसे ये बोर्ड है, कल भी यहाँ था, आज भी यहाँ है और परसों भी यहाँ होगा। तो ये स्थिर अवस्था में, इसकी स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन हम मान लो कोई काम जाते हैं तो हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो हम क्या है? गतिशील। तो हम गतिशील वस्तुओं के बारे में अध्ययन करेंगे गतिकी में। और इसमें दे रखा है एक बीमीय गति, एक समान त्वरित गति, 2 विमाओं में एक समान वेग त्वरण के साथ गति, 3 विमाओं में एक साथ पदार्थ की गति और आपेक्षिक वेग। तो एक बीमीय गति, द्विविमीय गति और 3 विमीय गति का मतलब क्या है? तो हमने शुरू में पढ़ा था, आज शुरू में डिस्कस किया था कि मैंने एक निर्देश तंत्र बनाया था। यहाँ पे एक कण है, यदि ये कण इस प्रकार गति कर रहा है कि इसका केवल एक ही निर्देशांक बदल रहा है। 3 निर्देशांक होते हैं, x, y और z। जैसे मान लो अभी x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये z अक्ष। ये z अक्ष एक्चुअल में ऐसे बोर्ड के बाहर है। तो मान लो कि वो कण ऐसे ही जा रहा है सीधा इधर, ना तो ऊपर जा रहा है ना इधर आ रहा है। ऊपर जाने मतलब y अक्ष पे चला गया और इधर आने मतलब z अक्ष पे, ये सीधा जा रहा है। तो मतलब अगर केवल एक ही निर्देशांक बदल रहा है कण का गति के दौरान, तो वो कैसी गति होगी? एक विमीय गति। फॉर एग्जाम्पल, एक सीधी सड़क पे कार चल रही है तो उसकी गति कितना विमीय होगी? एक विमीय। द्विविमीय गति, जिसमें अब आपको नाम से पता चल रहा है द्विविमीय मतलब कितनी विमाओं में परिवर्तन होगा? 2 विमाओं। मतलब कण के 2 निर्देशांक बदलेंगे, चाहे एक्स वाई बदले, चाहे वाई जेड बदले या जेड एक्स बदले, 2 निर्देशांक बदलेंगे तो वो द्विविमीय गति होगी। और उसके उदाहरण है, एक तो है वृत्तीय गति, वृत्तीय गति है। दूसरा है, आप जो पढ़ेंगे, दूसरा है प्रक्षेपीय गति।
ऐसे अपने कोई वस्तु को ऐसे फेंक दे तो वो होगी प्रक्षेप्य गति। बिल्कुल ऐसे सीधा फेंकेंगे उसमें एक ही निर्देशांक बदलेगा तो वो होगी एक विमीय गति। और ये भी आपको पता रखना है कि ऊपर की ओर फेंकें चाहे ऊपर से छोड़े वस्तु नीचे आए तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है। इसका मतलब सीधा ऊपर की ओर फेंकने का मतलब है कि वो गुरुत्व के प्रभाव में गति कर रही है, उसे हम बोलते हैं गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन मतलब वहां पर जो भी वेग, आपको पता है वस्तु ऊपर जाएगी तो वेग में कमी आएगी और ऊपर से छोड़ेंगे तो वेग में वृद्धि होगी। मतलब हर हाल में वेग में परिवर्तन होगा और वो वेग में परिवर्तन जब होता है तो हम बोलते हैं कि वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण। और वो त्वरण किसके कारण उत्पन्न हो रहा है? पृथ्वी के कारण। इसीलिए उस त्वरण को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। और उसको हम त्वरण को वैसे ऐसे लिखते हैं लेकिन गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे लिखेंगे? जी से। और पृथ्वी की सतह के पास इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है। तो एक विमीय गति में हम पढ़ेंगे क्या, मतलब वस्तु की गति तो पढ़ेंगे क्या, उसमें हम पढ़ेंगे कि वस्तु ने निश्चित समय में कितनी दूरी तय की है, वस्तु की चाल क्या है, वस्तु ने कितना विस्थापन तय किया है, वस्तु ने कितना वेग तय किया है। और अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है मतलब क्या उत्पन्न हो रहा है? त्वरण। तो वो त्वरण भी पढ़ेंगे। और उसके बाद है एक समान त्वरित गति। एक समान त्वरित गति वो गति होती है जिसमें त्वरण का मान एक समान होता है। जैसे मान लो किसी वस्तु को आपने ऊपर की ओर फेंका तो हमेशा ही त्वरण का मान A बराबर G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो ये भी एक समान त्वरित गति का उदाहरण है जिसमें त्वरण का मान समान रहे, त्वरण का मान कभी ना बदले। वो कैसी गति होती है? एक समान त्वरित गति। और इस चैप्टर में एक समान त्वरित गति में ही गति की 3 समीकरण है जो आपको याद होनी चाहिए। यूटी प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये तीनों समीकरण है। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनता है वो एक समान त्वरित गति में से बनेगा जिसमें तीनों समीकरण है बी बराबर यू प्लस AT, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। यू वस्तु का प्रारंभिक वेग है, बी वस्तु का अंतिम वेग है, ए त्वरण है, टी समय है और एस वस्तु के द्वारा तय किया गया विस्थापन है। कई बार हम दूरी के लिए भी एस का यूज कर लेते हैं। तो ये 3 गति की समीकरण है। इस पे आधारित जो प्रश्न आएंगे वो आपको सोल्व करने हैं। और दो द्विविमीय गति में आपको वृत्तीय गति पढ़नी है और प्रक्षेपीय गति पढ़नी है। तो आप जब प्रक्षेपीय गति पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्रक्षेपीय कितनी अधिकतम ऊंचाई पे जाता है, उसका सूत्र ये अधिकतम ऊंचाई इतनी है ये, और ये होती है क्षैतिज प्रास, मतलब ऐसे कितनी दूरी तय कर रहा है वो क्षैतिज प्रास होगी, ये अधिकतम ऊंचाई होगी। इसके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। और इसके बाद है तीन विमाओं गति। तो इसमें 3 विमीय गति में क्या होगा कि वस्तु के तीनों कोऑर्डिनेट बदलेंगे, तीनों निर्देशांक बदलेंगे। तो कैसी गति होगी? त्रिविमीय गति। जैसे एक मच्छर इधर उधर घूम रहा है, वो ऊपर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, सब दिशाओं में जा सकता है, उसकी गति कैसी होगी? त्रिविमीय गति। उसके बाद है आपेक्षिक वेग। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, गति हमेशा ही आपेक्षिक होती है, कभी निरपेक्ष नहीं होती। आपेक्षिक और निरपेक्ष का मतलब है, आपेक्षिक का मतलब होता है कि किसी के सापेक्ष गति होना, किसी के सापेक्ष। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि एक बस 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, तो वो 40 मीटर प्रति सेकंड किसके सापेक्ष जा रही है? तो हम कहेंगे कि वो स्थिर पृथ्वी या पृथ्वी पर खड़ा कोई स्थिर पेड़ है, उसके सापेक्ष वो 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है। मतलब गति के अंदर चाहे आप विस्थापन बताते हो, वेग बताते हो, त्वरण बताते हो, वो किसी के सापेक्ष बताते हो, कभी भी निरपेक्ष नहीं होता। निरपेक्ष का मतलब सापेक्षी का उल्टा। और आपेक्षिक वेग निकालने के फॉर्मूले भी आप पढ़ेंगे कि वस्तुएं अगर एक ही दिशा में जा रही है, दो वस्तुएं, तो एक के सापेक्ष दूसरे का निकालना है, तो एक के वेग में से दूसरे का वेग घटा देंगे। मान लो 2 वस्तुएं ए और बी, तो उसका फॉर्मूला होगा BA माइनस BB। और यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, और यदि दोनों विपरीत दिशा में जा रही है, तो उसमें एक वेग में दूसरा वेग जुड़ जाएगा। एक ही दिशा में दोनों जा रही है तो उनके आपेक्षिक वेग घट जाएंगे, और विपरीत दिशा में जा रहे तो आपेक्षिक वेग घट जाएंगे, सॉरी जुड़ जाएंगे। इसके बाद है अदिश और सदिश राशियां। तो वैसे ये मैंने जो बताया था कि जो गणित काम में आती है वो भी गणित का ही पार्ट है, अदिश और सदिश राशि।
जिससे हमने पहले मात्रक और मापन वाले पाठ में पढ़े थे कि दो प्रकार की होती है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। वैसे ही अब इनमें से कुछ राशियां ऐसी होगी जिनको दिशा दिखाने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसी राशियां होंगी जिनको दिखाने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। तो जो राशियों को बताने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती वो अदिश राशियां, और जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है सदिश राशियां होती है। और मेन इनमें फर्क होगा कि वे राशियां जो सदिश योग के नियमों का पालन करती है वो सदिश राशियां, और जो सामान्य बीजगणितीय योग का पालन करते हैं, सामान्य बीजगणितीय योग का मतलब जो आज तक आप जोड़ घटाव करते हैं उन नियमों का पालन करें तो वो अदिश राशियां। सदिश राशियों पे सीधा सामान्य जो आज तक आप तक जोड़ करते हैं उस वैसे नियम लागू नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कि एक थैले में 5 kg की 2 बॉल रखी हुई है तो टोटल द्रव्यमान कितना होगा 10 kg। कैसे किया आपने 5 + 5 कर दिया, लेकिन मान लो कि इसी वस्तु पे एक 5 न्यूटन बल इधर लग रहा है और 5 न्यूटन बल इधर लग रहा है, तो 5 न्यूटन बल इधर और 5 न्यूटन बल इधर, तो इसके हिसाब से तो ये जोड़ 10 आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये बल कितना लगेगा इसके ऊपर 0। तो ये है सामान्य बीजगणितीय योग और ये है कौन सा योग सदिश योग। तो हम सदिश राशियों का इस चैप्टर में पढ़ते हैं योग, और सदिश योग के नियम में आपको एक महत्वपूर्ण याद रखना है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। अब वो क्या बताता है, वो बताता है कि दो सदिशों को आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो नया सदिश आएगा उसे परिणामी सदिश कहते हैं। तो दो सदिशों को आपने जोड़ा और परिणामी सदिश आएगा, उसका परिमाण यानी कि उसका आंकिक मान कितना आएगा उसका फॉर्मूला हम वहां निकालते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि परिणामी सदिश आर वेक्टर का परिमाण होता है वो जो दो सदिश है मान लो ऐसे है, एक पी वेक्टर है और एक क्यू वेक्टर है और उनके बीच का कोण थीटा है और ये इनका परिणामी आर वेक्टर है। इस आर वेक्टर का मान पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस, और इन दोनों सदिशों के बीच का कोण पी और क्यू के बीच का कोण मैंने लिया थीटा। तो ये परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अब यदि दो एक ऐसे हैं और एक ऐसे हैं मतलब इनके बीच का कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो कोस 90 हो जाएगा। और अगर ऐसे हैं दोनों सदिश तो इनके बीच का कोण दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो कोण 0 डिग्री होता है, और विपरीत दिशा में होते हैं तो कोण 180 डिग्री। वो अपने अपने हिसाब से कोणों के मान रखे हम इन दोनों सदिशों का पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का जो परिणामी आ रहा है उसका परिमाण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये किया है तो वो इसी हिसाब से किया मैंने। इसके बाद है ये हो गया सदिशों का जोड़। सदिशों का जोड़ होगा योग होगा वो सदिश योग विधि से होगा, और वो आपको याद रखना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ लेना, चतुर्भुज का नियम, उससे सारा काम हो जाएगा। और सदिशों का गुणनफल भी पढ़ना है। अब क्योंकि सदिश है ही अलग तो सदिशों का गुणा भी सामान्य विधि से नहीं होगा। इसके दो प्रकार के गुणनफल होते हैं, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल होता है जैसे मान लो दो सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर। सदिशों को लिखने का तरीका होता है कि जो सदिश होता है उसके ऊपर तीर का निशान लगाते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये डॉट कौन से गुणनफल का निशान है अदिश गुणनफल का निशान, और इसका फॉर्मूला होता है ए बी कोस थीटा। और सदिश गुणनफल करना है तो उसके लिए किसका निशान आता है क्रॉस का, वो होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा और एन के। ये दिशा बता रहा है, इसका मतलब ये है कि अदिश गुणा करेंगे दो राशियों का तो राशि आएगी अदिश, उसको तो दिशा की जरूरत नहीं होती, लेकिन दो सदिशों का सदिश गुणनफल करेंगे तो जो आंसर आएगा लास्ट में वो कैसी राशि होगी सदिश राशि। और सदिश राशि की दिशा बताने के लिए हम कैसे सदिशों का यूज करते हैं एकांक सदिश। ये एन के पे एक एकांक सदिश है, सिर्फ ये समझ लो कि ये सिर्फ क्या बताते हैं किसी सदिश की दिशा बताते हैं। इस प्रकार आपको सदिशों का जोड़ और घटाव, जोड़ आ गया तो घटाव अपने आप आ जाएगा क्योंकि थीटा की बात हो रही है, सिर्फ थीटा 180 डिग्री तो घट जाएगा। गुणा में दो गुण है अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल आपको पता होने चाहिए, तो हमने पहली यूनिट में इन दोनों को रखा है भौतिक राशियों और एक विमीय गति की, और ये दोनों एक यूनिट में। और फिर है सदिश, सदिश का हमने पढ़ दिया ये थोड़ा सा। अब क्वेश्चन इसमें कहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप सदिश योग में से
सदिशों का जो गुणनफल है उसमें से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है इसमें। उसके बाद है गति के नियम। गति के तीनों नियम आपने पढ़े होंगे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। इसे जड़त्व का नियम बोलते हैं। और ये दूसरा नियम कहता है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है। तृतीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है और क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तुओं पर होती है। प्रथम नियम से हम बल की परिभाषा प्राप्त करते हैं, द्वितीय नियम से हम बल का सूत्र प्राप्त करते हैं और तृतीय नियम से हम बल की प्रकृति देखते हैं कि बल किस प्रकार लगते हैं। आवेग, आवेग होता है बल लगा है और कितने टाइम के लिए लगा है। बल और लगा समय का गुणनफल आवेग होता है। संवेग होता है कोई गतिशील वस्तु है उसके द्रव्यमान को उसके वेग से गुणा कर दे तो वो संवेग होता है। और इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। यदि किसी निकाय पर बाह्य बल 0 है, बाहर से कोई बल नहीं लग रहा है, तो उसका संवेग हमेशा नियत रहता है। संवेग कभी भी बदलता नहीं है, मतलब प्रारंभिक संवेग होगा उतना ही अंतिम संवेग होगा। और इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण यही है कि इसमें से सवाल कई बार आया है संवेग संरक्षण से। और बाकी तृतीय नियम, द्वितीय नियम और प्रथम नियम के उदाहरण आपको डेली लाइफ में पता होना चाहिए। जब आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें काफी सारे उदाहरण है वो आपको पता होना चाहिए। और इसी यूनिट के साथ हमने रखा है सदिश, गति के नियम और घर्षण, तीनों को एक साथ रखा है। घर्षण बल आपको पता है जब दो सतह संपर्क में आती है ऐसे तो संपर्क सतहों के बीच में एक बल उत्पन्न होता है जो इन संपर्क सतहों के बीच में होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। आपेक्षिक गति मतलब चाहे ये गति कर रही है चाहे ये गति कर रही है तो दोनों में क्या हो रही है आपेक्षिक गति। चाहे एक करे चाहे दोनों करे तो हम ऑल ओवर क्या बोलेंगे कि दोनों के बीच में आपेक्षिक गति। तो मतलब एक सतह दूसरी सतह पे फिसल रही है तो उनकी संपर्क सतहों के बीच, जैसे दोनों हथेलियां टच है तो दोनों हथेलियों के बीच में जो बल पैदा हो रहा है उससे हम बोलते हैं घर्षण। तो हमेशा ही दो सतहों की आपेक्षिक गति का विरोध करता है। घर्षण बल का परिमाणीकरण मतलब बल के कितने प्रकार हैं। घर्षण 2 प्रकार का होता है, एक स्थैतिक घर्षण और एक गति घर्षण। और घर्षण से आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि घर्षण सदैव हानिकारक नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि गति रोकता है, गति करने में भी सहायता प्रदान करता है घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण है वो गति करने में सहायता प्रदान करता है और गति घर्षण गति को रोकता है। हाँ, लेकिन ये बात पक्की है कि आपेक्षिक गति का सदैव क्या करता है विरोध। ये आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में और इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है तो ये इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना होती है। इसके लिए आपको घर्षण के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना होगा। उसके बाद है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो कार्य, ऊर्जा और शक्ति तो आप पढ़ेंगे कि कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। अब जो कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन है उसमें बल नियत बल भी हो सकता है और परिवर्ती बल भी हो सकता है। नियत बल मतलब जैसे मान लो बल का मान मैंने कह दिया 5 न्यूटन तो हमेशा ही कितना न्यूटन हो 5 न्यूटन, तो वो एक फिक्स बल है, नियत बल है। तो वहां पे जो कार्य होगा वो होगा नियत बल के द्वारा किया गया कार्य। लेकिन आपके टॉपिक में है परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य, मतलब ऐसा बल जिसका मान लगातार क्या हो रहा है बदल रहा है। तो वहां पे हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य। और इस कार्य गणना कैसे करते हैं हम, तो मैंने समाकलन का थोड़ा सा बताया था कि जब बल परिवर्ती होता है तो हम पहले छोटा सा कार्य ज्ञात करते हैं, फिर आपको ये बताया जाएगा कि कार्य कहाँ से कहाँ तक करना है, x1 से x2 सीमाएं दी होगी। फिर आप क्या करेंगे उस छोटे से कार्य का समाकलन करेंगे। कैसे करेंगे कार्य का समाकलन, छोटा सा कार्य dw उसका x1 से x2 तक समाकलन कर देंगे तो हमारे पास कुल कार्य आ जाएगा। तो समाकलन का यूज करेंगे इसमें। इसके अलावा इस चैप्टर में हम गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि किसी वस्तु की गतिशील अवस्था के कारण जो उसके पास ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आप हमेशा याद रखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा का शब्द नाम वहीं आएगा जहां पर संरक्षी बल होगा। अब इस चैप्टर में एक संरक्षी बल भी है और असंरक्षी बल भी है। संरक्षी बल वे होते हैं जिनका एक पूरे बंद पथ में किया गया कार्य 0 होता है। जिन बलों के द्वारा बंद पथ में किया गया कार्य
मतलब ए से बी तक गए और बी से सी तक, बी से ए तक वापस आ गए। इस बंद पथ में किया गया कार्य यदि जीरो है तो वो बल जो जिसने कार्य किया वो संरक्षीय है, और कार्य जीरो नहीं है तो वो असंरक्षीय। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल है, विद्युत बल है, स्प्रिंग बल है, वो सारे कौन से बल होते हैं? संरक्षी बल। तो संरक्षी बल जहां काम कर रहे हैं या संरक्षी बलों के द्वारा कार्य हो रहा है, वहीं पर हम कौन सी ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं? स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एक पंखा लटक रहा है, इस पंखे को यहाँ लटका के इस अवस्था तक लाया गया है, और लाने के लिए क्या किया गया है? कार्य। तो वो जो कार्य किया गया है वो उस पंखे के अंदर स्टोर है, कौन सी ऊर्जा के रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप। जैसे चाबी वाली घड़ी भरते हैं, पहले पुराने टाइम, थोड़े पहले टाइम चलती थी घड़ी की चाबी भर देते थे और पूरे दिन चलती थी। तो चाबी भरते थे, उस घड़ी में जो स्प्रिंग होती थी उसमें हमने चाबी भरने के लिए कार्य किया, और वो किया गया कार्य उस स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा के रूप में सूचित हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप। और उसके बाद हम पढ़ेंगे संघट। संघट का मतलब आप सिंपल भाषा में टक्कर, टक्कर के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जो टक्कर है वो काफी महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। और टक्कर होती क्या है कि जब दो वस्तुएं पास पास आती है, टच में आना जरूरी नहीं है, आप पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो पास पास आती है तो उनकी गति परिवर्तन हो जाती है। गति परिवर्तन मतलब उसकी संवेग परिवर्तन हो सकता है वस्तु का, उसका वेग परिवर्तन हो सकता है। तो वहां पर हम कहते हैं कि वस्तु की क्या होगी? है टक्कर होगी। टक्कर होने के लिए वस्तुओं को टच में आना जरूरी नहीं है। जैसे आपने रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकलन प्रयोग पढ़ा था, उसमें अल्फा कण नाभिक के साथ के टकराया नहीं था, पहले ही मुड़ गया था, पहले मुड़ गया, लेकिन वो उसकी दिशा चेंज हो गई, मतलब उसकी गति बदल गई। अब गति बदलते मतलब क्या हो गई? टक्कर हो गई। इसके अलावा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, ये हम गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में पढ़ेंगे। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 kx²। ये एक स्प्रिंग है, इसको खींचने के लिए जो हमने कार्य किया, मान लो इसको हमने खींचा x1 से x2 तक, या सॉरी 0 से x, मतलब ये विस्थापन हमने दे दिया x, तो किया गया कार्य कितना होगा? 1/2 kx², और वो किया गया कार्य स्प्रिंग में स्टोर हो गया कौन सी ऊर्जा के रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ये होती है U बराबर 1/2 kx²। और यहाँ पर जो स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो स्प्रिंग के अंदर एक बल पैदा होता है जिसका नाम होता है प्रत्यानयन बल। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर -kx। प्रत्यानयन बल विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है, यानी कि इस बल की दिशा हमेशा विस्थापन के विपरीत रहेगी, लेकिन जैसे जैसे विस्थापन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बल का मान भी बढ़ता जाएगा। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे इसके अंदर ऊर्जा संरक्षण का नियम। फिजिक्स में 3 ही संरक्षण के नियम है: ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण और संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण भी हमने पढ़ लिया। ये कौन संरक्षण है? ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण मतलब है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव नियत रहता है, वो बदलता नहीं है। अगर मान लो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा वो 50 जूल है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो वो हमेशा ही कितना जूल रहेगी? 50 जूल रहेगी। ये है, इस पर आधारित क्वेश्चन भी आएंगे। और उसके बाद है शक्ति। शक्ति होती है कार्य करने की दर, मतलब इकाई में वस्तु कितना कार्य कर रही है वो शक्ति है। अगर एक आदमी एक काम को 5 दिन में करता है और एक आदमी 1 दिन में कर लेता है, तो जो कम टाइम में ज्यादा काम कर रहा है उसकी शक्ति या पावर ज्यादा होगी। अब इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। स्प्रिंग की प्रत्यास्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग की प्रत्यास्थितिज ऊर्जा, इससे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है इसमें। और इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण के नियम के यूज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। और टक्कर, टक्कर आपको पढ़नी है, हालांकि ये बीएससी के चैप्टर में भी है टक्कर। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप 11वीं वाली टक्कर पढ़ लेंगे तो आधा काम बीएससी वाला भी आपका हो जाएगा इसमें। अब है घूर्णन गति। तो अब जो वस्तु गति कर रही है उसकी गति की प्रकृति के आधार पर गतियां 3 प्रकार की होती है। एक स्थानांतरणीय गति होती है। स्थानांतरणीय गति ये होती है कि ए से कहां पर चलेगी वस्तु? बी पर। इस वस्तु का ये कण अगर 5 मीटर दूरी तय कर रहा है तो पीछे वाला कण भी कितने मीटर? 5 मीटर। ऐसी गति जिसमें वस्तु का प्रत्येक कण समान दिशा में गति करे और एक जितना ही दूरी तय करे,
तो वो गति होती है स्थानांतरीय गति। और अपनी लोकल लैंग्वेज में बोले तो एक जगह से दूसरी जगह चली गई तो मतलब कौन सी गति हो रही है, स्थानांतरित गति। और एक पंखा गति कर रहा है वो उसकी कौन सी गति है, घूर्णन गति। और तीसरी होती है कंपन गति, ऐसी गति। इस माध्यावस्था के इधर भी जा रहा है कण और इधर भी जा रहा है, इधर भी और इधर भी, इर्द गिर्द गति हो रही है, उसे हम कौन सी गति बोलते हैं, कंपन गति या दोलन गति। ये आपके बीएससी के सिलेबस में। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, घूर्णन गति में हम वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो घोड़ा है, उसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है, उसके केंद्र ही उसका द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र वो होता है जिस पर वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है। या जो बाह्य बल लगता है, जो बल का फॉर्मूला पढ़ते हैं F बराबर m में द्रव्यमान गुणा त्वरण, वो इस पर लगता हुआ प्रतीत होता है, जिस बिंदु पे लगता हुआ प्रतीत होता है उसे हम उस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। इस द्रव्यमान केंद्र के ऊपर पर्सन कैसे आएगा कि आपको कोई निकाय दिया जाएगा, उसका द्रव्यमान केंद्र आपसे पूछा जाएगा। बस मान लो यहाँ पे 4 अलग अलग द्रव्यमान के कण दे दिए और फिर पूछा कि इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, तो वो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे इसको। और इस पाठ में पढ़ेंगे घूर्णन गति। घूर्णन गति में क्या होता है, घूर्णन गति में सभी कण अपने अलग अलग वृत्ताकार पथों में क्या करते हैं, गति करते हैं। घूर्णन गति में बेसिकली सारे कण ही ऐसी गति करते हैं वृत्ताकार पथों, यानी कि घूर्णन गति है वो बहुत सारी वृत्तीय गतियों से मिलकर बनी है। और घूर्णन गति में हम क्या पढ़ेंगे, बल आघूर्ण पढ़ेंगे। तो जो काम सरल रेखीय गति में या एक बीमीय गति में बल का होता है वही घूर्णन गति में किसका होगा, बल आघूर्ण का। उसके अलावा कोणीय संवेग पढ़ेंगे और केंद्रीय बल पढ़ेंगे हम, जड़त्व आघूर्ण। अब इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण है जड़त्व आघूर्ण। तो आप जैसे न्यूटन की गति का प्रथम नियम पढ़ेंगे, जड़त्व का नियम, तो उसमें पढ़ेंगे कि जो स्थानांतरणीय गति है या जो सरल रेखीय गति है उसमें जो काम जड़त्व का काम कौन करता है, द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान ज्यादा है तो जड़त्व भी क्या होगा, ज्यादा। जड़त्व का मतलब अवस्था परिवर्तन का विरोध। जब द्रव्यमान ज्यादा हो तो जल्दी से उस वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो जो काम स्थानांतरीय गति में बल का होगा वही काम घूर्णन गति में किसका होगा, जड़त्व आघूर्ण का। मतलब घूर्णन गति में अवस्था परिवर्तन का विरोध है वो होता है जड़त्व आघूर्ण। और जड़त्व आघूर्ण क्या होता है, जैसे मान लो कोई अक्ष है, इससे एक m द्रव्यमान का कण है, कितनी दूरी पे, r दूरी। तो इसका सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा में दूरी का वर्ग। द्रव्यमान गुणा में इस अक्ष से दूरी का वर्ग, वो क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण। तो इसके अलावा इस चैप्टर में प्रश्न इसी में से आएगा, जड़त्व आघूर्ण निकालना। जड़त्व आघूर्ण कैसे, अलग अलग आकृतियों के लिए, वलय के लिए, शक्ति के लिए। शक्ति ऐसे बिल्कुल होती वर्त की तरह ही है, लेकिन जैसे प्लेट होती है अपनी वैसे शक्ति होती है। और ये है वलय, जो अपनी चूड़ी होती है वो वलय होती है। और किसके ऊपर, घोड़े पे। और कौन होता है, बेलन। इनके लिए जड़त्व आघूर्णों के मान पूछे जाएंगे आपसे। 7वां चैप्टर है 11वीं क्लास में, उसमें आप देखेंगे तो आपको एक टेबल मिलेगी, वो टेबल आप याद कर लेंगे, घोड़े के लिए, चक्की के लिए, बेलन के लिए, तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। और लोटनी गति, लोटनी गति ऐसी होती है जिसमें वस्तु स्थान भी बदल रही है, मतलब स्थानांतरीय गति भी हो रही है और साथ में घूम भी रही है। जैसे एक पहिया है, वो इस धरातल पे आगे बढ़ेगा तो वो साथ में घूम भी रहा है ऐसे, और साथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे आगे बढ़ रहा है। उसे हम कौन सी गति बोलते हैं, लोटनी गति। घूर्णन प्लस स्थानांतरण गति कौन सी गति होती है, लोटनी गति। इस चैप्टर में आप जड़त्व आघूर्ण प्रमेय और लोटनी गति पर ज्यादा गौर करेंगे। तो इसमें से ज्यादातर जो हमने पिछले एग्जाम में देखा है इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा है अगला चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। घूर्णन गति का एक अलग ही टेस्ट होगा। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने जो दिया था कि गुरुत्वाकर्षण बल का कारण क्या है, वस्तुओं के पास क्या होना, द्रव्यमान। दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है, हमेशा आकर्षण प्रकृति का बल है। इस चैप्टर में आप गुरुत्वाकर्षण बल का जो फॉर्मूला है, तो ये तो सबको याद ही होगा, है बराबर Gm1 m2 बट्टा में r²। फिजिक्स में जब भी आप फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूले को समझना चाहिए हमारे को कि ये फॉर्मूला कहना क्या चाहता है। तो बट्टा से ऊपर वाली राशि है वो तो इसके समानुपाती है, और बट्टा के नीचे वाली है वो व्युत्क्रमानुपाती।
जो समानुपाती है मतलब वो बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा, और व्युत्क्रमानुपाती है मतलब जैसे आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है बल, तो आर बढ़ेगा तो एफ का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फॉर्मूला जो भी लिखा हुआ है उसको आपको समझ में आना चाहिए। तो ये गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम है, ये बल का फॉर्मूला है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण, जिसके बारे में हम बात की थी। पृथ्वी के पृष्ठ के पास में इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का हम फॉर्मूला भी पढ़ेंगे आप, और उसमें आप ये भी पढ़ना आपको गुरुत्वीय त्वरण का परिवर्तन कब कब हो सकता है। पृथ्वी के पृष्ठ से ऊपर की ओर जाएं, चाहे खड्डा खोद के गहराई में जाएं, दोनों स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण में कमी आती है, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है। सतह के पास कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण में कमी आएगी, गहराई पर भी गुरुत्वीय त्वरण में कमी आएगी। पृथ्वी के आकार के कारण भी गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन आता है, क्योंकि पृथ्वी का आकार पूरा गोल नहीं है, अंडाकार है। तो भूमध्य रेखा वाली लाइन है वो यहाँ से पृथ्वी चपटी है, ये त्रिज्या ज्यादा है और ये त्रिज्या कम है। ये ध्रुवों वाली त्रिज्या कम है और ये भूमध्य रेखा वाली त्रिज्या ज्यादा है। भूमध्य रेखा वाली त्रिज्या ज्यादा होगी तो हम गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला पढ़ते हैं Gm/r²। तो ये त्रिज्या ज्यादा है, जिसकी त्रिज्या ज्यादा है वहाँ गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, कम। तो यहाँ जी कम होता है और यहाँ जी ज्यादा होता है। इसके अलावा पृथ्वी घूम रही है तो घूमने के कारण भी गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी आती है। तो मतलब आपको गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन कब कब आ सकता है वो सारे पता होने चाहिए। और उसके बाद इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है केपलर के नियम। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित नियम दिए थे, और ज्यादातर जो पेपर हैं उसमें केपलर के नियम से सवाल पूछे गए हैं। केपलर के 3 नियम आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझते हुए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। पलायन वेग है वह वेग जिसकी कोई वस्तु को इतना वेग दे देगी वो पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, वह न्यूनतम वेग जिस पर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए और वापस लौट कर नहीं आएगा, वो वेग कौन सा वेग होता है, पलायन वेग। और पृथ्वी के पृष्ठ पे इसका मान कितना होता है, 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। पलायन वेग का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। और घरों की गति में आप कक्षीय चाल ही पढ़ेंगे, मतलब कोई भी पृथ्वी के चारों ओर आपको पता है उपग्रह घूम रहे हैं, तो उपग्रह अपनी कक्षा में जिस चाल से घूम रहे हैं वो कौन सी चाल होती है, कक्षीय चाल। तो आपको कक्षीय चाल और पलायन वेग में दोनों में संबंध भी वहां पता होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। और इसके अंदर केपलर के नियम में जो 4-5 पेपरों में क्वेश्चन आया केपलर के नियम से, तो आप डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, इसमें क्वेश्चन आएगा। अगला है ठोसों के यांत्रिक गुण, इसमें हम पढ़ेंगे हुक का नियम। इस चैप्टर में प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ते हैं कि जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसके आकार आकृति आकार में परिवर्तन हो जाता है और बाह्य बल हटाते वो पुनः वापिस आ जाती है। इस प्रकार पढ़ते हैं, वापिस आती है वो कौन से गुण के कारण आती है, प्रत्यास्थता के कारण आती है। और प्रत्यास्थता संबंधित नियम दिया था हुक ने कहा था कि पहली बात तो किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो उसका रूप बिगड़ेगा, आकृति आकार में परिवर्तन होगा, मतलब क्या उत्पन्न होगी, विकृति उत्पन्न होगी। लेकिन जैसे आप बल लगा रहे हो तो वस्तु के अणुओं के द्वारा भी विपरीत दिशा में उसके विरोध में बल लग रहा है, वो बल होता है प्रत्यानयन बल। और प्रत्यानयन बल इकाई क्षेत्रफल पे कितना लग रहा है वो होता है प्रतिबल। इसका मतलब है आप बाह्य बल लगा के डायरेक्ट क्या उत्पन्न कर रहे हैं, प्रतिबल। हुक ने कहा था कि प्रत्यास्थता की सीमा में प्रतिबल है वो विकृति के क्या होता है, समानुपाती। और फिर हम प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है, प्रतिबल और विकृति का जो प्रतिबल बट्टा में विकृति का अनुपात होता है वो प्रत्यास्थता गुणांक होता है। और हम 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। और इसके अलावा हम इसमें प्रत्यास्थता के आधार पर हम ये भी बताएंगे कि कौन सा पदार्थ है वो दृढ़ होता है, कठोर होता है, और कौन सा कठोर नहीं होता। इसके अलावा हम
जब आप ये तीनों पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि द्रव्यों मतलब पदार्थों का कैसा प्रत्यास्थ व्यवहार होता है। इस चैप्टर में पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको बड़े डिटेल से पढ़ना है और प्रश्न आया हुआ है इसमें से। हमने इस यूनिट के साथ आगे वाली यूनिट रखी है तरलों के यांत्रिक गुण। तरलों का प्रवाह, तरल वो होते हैं जो बह सकते हैं, मतलब गैस और द्रव दोनों ही बह सकते हैं, दोनों ही क्या है, तरल है। तरलों के प्रवाह में हम पढ़ेंगे कि तरलों का प्रवाह दो प्रकार का होता है, धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह। और वह वेग जहाँ तक मतलब कोई पानी, जैसे मान लो पानी गति कर रहा है तो पानी एक फिक्स वेग तक तो धारा रेखीय रहेगा, उससे ज्यादा वेग पर वो विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। जिस वेग तक प्रवाह धारा रेखीय रहता है वो कौन सा वेग होता है, क्रांतिक वेग। इसके अलावा जैसे हमने ठोसों की सतहों के बीच में पढ़ा था घर्षण के बारे में, वैसे ही द्रवों की हम मानेंगे कि द्रव भी परतों के रूप में गति करते हैं, और द्रवों की परतों के बीच में जो घर्षण का काम करता है वो बल होता है श्यान बल। श्यान बल में हम कौन सा गुणांक पढ़ेंगे, श्यानता गुणांक। तो नॉर्मली जो गाढ़े द्रव होते हैं उनका श्यानता गुणांक ज्यादा होता है। उसके बाद हम सीमांत वेग के बारे में पढ़ेंगे। सीमांत वेग क्या होता है कि मान लो एक कोई द्रव से भरे और कोई बड़ा टंकी है, उसके अंदर यदि आप कोई गोल वस्तु गिरा दो, वो अपने वजन के कारण नीचे की ओर आएगी, लेकिन थोड़ी देर वो तेजी से चलेगी, उसके बाद वो एक नियत वेग से चलने लग जाएगी। उस नियत वेग को हम कौन सा वेग बोलते हैं, सीमांत वेग। और इस सीमांत वेग के लिए फॉर्मूला दिया था स्टोक्स ने। स्टोक्स का फॉर्मूला पढ़ेंगे आप, 6 पाई लीटा आर वी टी। लीटा क्या है, श्यानता गुणांक है, आर उस बॉल की जो आपने गिराई है उसकी त्रिज्या है, और वी टी जब वो एक नियत वेग से गिरने लग जाती है मतलब उसका सीमांत वेग है। और इसके अलावा आप रेनॉल्ड्स संख्या पढ़ेंगे। रेनॉल्ड्स संख्या से आपको ये अंदाजा लगता है कि कब तक द्रव का प्रवाह धारा रेखीयेगा और कब प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह हो जाएगा। और रेनॉल्ड्स संख्या का फॉर्मूला है, उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है जो आपको पढ़ना है। और इसके अलावा बर्नौली थ्योरम है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, और ये बताना चाहती है कि इसके अंदर आप बर्नौली में आप पढ़ेंगे कि दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा क्या रहता है, बहते हुए द्रव के लिए, आदर्श द्रव के लिए। तो एक चीज और छूट गई इसमें, जो प्रवाह है उसके अंदर आप पढ़ेंगे सांतत्य समीकरण। सांतत्य समीकरण पर बहुत बार सवाल है कि ए बी का मान नियत रहता है। ए है कोई पाइप है, उसका क्षेत्रफल मतलब चौड़ाई, और बी है वहां पर द्रव का वेग। तो इसको आप लिख सकते हो कि ए है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है वेग, मतलब जहाँ क्षेत्रफल बड़ा ज्यादा होगा वहाँ वेग कम होगा, और जहाँ क्षेत्रफल कम होगा वहाँ वेग ज्यादा होगा। तो अपने घरों में देखते हैं कि अगर पाइप का मुंह बड़ा है तो वहाँ पानी धीरे चलेगा, और पाइप का मुंह छोटा है तो पानी तेज गति से चलेगा। क्षेत्रफल जहाँ कम वहाँ वेग ज्यादा होगा, और जहाँ क्षेत्रफल ज्यादा होगा वहाँ वेग क्या होगा, कम होगा। इस चैप्टर में से भी जो सीमांत वेग है, स्टोक्स का नियम है, और रेनॉल्ड्स संख्या है, और सांतत्य समीकरण, चारों पे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो ये सारा इतना यहाँ तक है वो 11th की फिजिक्स है, ये सब आपको पढ़ना है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें 12th की फिजिक्स में विद्युत धारा और चुंबकत्व। विद्युत धारा के बारे में आपने वैसे 10th क्लास में पढ़ा भी है। तो विद्युत धारा में आपको पढ़ना क्या है कि विद्युत धारा होती कि क्या है, और विद्युत धारा में ओम का नियम पढ़ना है आपको। और 12th की फिजिक्स पढ़ेंगे आप, उसमें यह भी पता चलेगा कि बैटरी से जोड़ने के बाद आवेश भाग जिस वेग से गति करते हैं वो अपवन वेग है। तो अपवन वेग का विद्युत धारा के साथ संबंध देखना है। फिर आपको चालकों के अंदर प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। प्रतिरोध का श्रेणी और समांतर क्रम भी आपको पढ़ना है, और इसमें किरचॉफ के नियम होते हैं वो भी आपको पढ़ने हैं। और फिर है कि जब भी कोई धारावाही चालक है, मतलब जिस तार में से धारा बह रही है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और उससे हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी आपको पढ़ना है। उसमें बायो सावर्ट का नियम है, एम्पियर का नियम है, और जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है उसकी दिशा ज्ञात करने के जो नियम है, फ्लेमिंग के नियम, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो जब धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है,
उसका उल्टा है कि जब चुंबक गति करे, धारा मतलब आवेश गति करें तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो अगर चुंबक गति करे तो वहां पर भी क्या बहनी चाहिए, विद्युत धारा। मतलब इसका जस्ट उल्टी प्रोसेस है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो वो भी आप पढ़ना है आपको। तो इस चैप्टर में जो पर्सन, इसमें जो क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप थोड़ा ध्यान रखें कि प्रतिरोध है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है इसमें। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको तार दिए जाएंगे और उनके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो इसके लिए आपको तार के कारण उत्पन्न आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इससे अनंत लंबाई का तार है, इससे आर दूरी पे चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। तो आप आर का मान दिया हो, आई का मान दिया हो, तो आप यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान बता सकते हैं। इसके बाद ये चैप्टर भी आपके लिए आसान रहेगा, पर किरण प्रकाश की और प्रकाश, क्योंकि 10th क्लास में आप परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं और लेंसों के बारे में पढ़ा है आपने, दर्पणों के बारे में पढ़ा है। तो लेंस से प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, वो भी आपका पढ़ा हुआ है। मतलब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है प्रिज्म। प्रिज्म प्रिज्म के बारे में आप पढ़ेंगे। प्रिज्म से 1-2 बार सवाल पूछा गया है पेपर में। और प्रकाश का प्रकीर्णन और दृष्टि दोष, इसमें जहाँ तक है वो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दो प्रकाशिक उपकरण है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। निकट स्थित सूक्ष्म वस्तुओं को देखने काम आती है और दूर स्थित वस्तुओं को देखने काम आती है दूरदर्शी। और ये दो प्रकार की होती है, सरल सूक्ष्मदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। इसमें से कई बार सवाल आया हुआ, दूरदर्शी से भी कई बार सवाल आया हुआ। तो आप इस चैप्टर में ये दोनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को थोड़ा ध्यान से पढ़े और प्रिज्म को थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, तो आपका क्वेश्चन सही होने की पूरी संभावना है। और ये चैप्टर हमने बिल्कुल अलग रखा है। और धारा का चुंबकीय प्रभाव है उसको हमने बीएससी की जो क्वांटम फिजिक्स है उसके साथ डाला है। विद्युत धारा है वो अलग है। तो ये बीएससी की फिजिक्स है जिसके बारे में हम इसमें जो तरंग प्रकाश की है इसकी बात कर लेते हैं। तरंग प्रकाश की में ये भी आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का व्यतिकरण, यंग का डबल स्लिट प्रयोग और प्रकाश का विवर्तन, एकल जीरी विवर्तन। इस चैप्टर में आपको व्यतिकरण क्या होता है वो पता होना चाहिए। यंग डबल स्लिट प्रयोग, एक फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र होता है लैम्बडा डी बट्टा में डी। या आप जब किताब में देखेंगे तो पता चल जाएगा कि छोटा डी के समानुपाती है लैम्बडा, छोटा डी के वितुलनुपाती है, लैम्बडा के समानुपाती है और बड़े डी के, ये आपको बता ही देता हूँ, ये दो झिरियाँ हैं और यहाँ से एक प्रकाश स्रोत है। तो प्रकाश, ये चैप्टर ये बताना चाह रहा है कि प्रकाश एक सीधी किरण के रूप में सीधी रेखा में नहीं चलता, ऐसे जैसे पानी चलता है, पानी में तरंगे चलती है वैसे चलता है। तो फिर इस प्रकार से दो तरंगे निकलेगी और वो आगे जाके कहीं मिलेगी, तो जहाँ मिलेगी वहीं पर कौन सी घटना होगी, व्यतिकरण। तो व्यतिकरण की घटना होगी तो वो हमारे को दिखेगी कैसे, ये जो हमने पर्दा लगाया है इस पर्दे पे ऐसे झिरियाँ प्राप्त होगी जिसे हम बोलते हैं फ्रिंज। और ये फ्रिंज कितनी चौड़ाई की होगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ाई, उसका फॉर्मूला है फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर लैम्बडा बड़ा डी बटा छोटा डी। छोटा डी क्या है, ये जो दो आपने झिरियाँ ले रखी है S1 और S2, S1 और S2 के बीच की दूरी है, स्लिट भी बोलते हैं। दो स्लिट होगी उसमें से प्रकाश निकलेगा और यहाँ जाके अध्यारोपित होगी तरंगे, तो व्यतिकरण की घटना होगी। इन दोनों स्रोतों के बीच की दूरी है वो छोटा डी है और इन दोनों स्रोतों से पर्दे की दूरी है वो बड़ा डी है। और जो प्रकाश आ रहा है उसकी तरंग दैर्ध्य है लैम्बडा। प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है, हम लिखते हैं लैम्बडा से, मात्रक होता है मीटर। एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी उस तरंग की तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा तो बीटा ज्यादा होगा। जैसे प्रिज्म के टॉपिक में पढ़ेंगे आप, ये प्रिज्म के अंदर जब कोई सफेद प्रकाश गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में बंट जाता है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो
ये तरंग दैर्ध्य सबसे कम है और ये तरंग दैर्ध्य लाल रंग की सबसे ज्यादा। लैम्बडा बी इज लेस देन लैम्बडा रेड। तो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, जिस तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा उसका बीटा सबसे ज्यादा। तो बीटा आर बड़ा होगा किससे? बीटा बी से। क्योंकि जिसका लैम्बडा ज्यादा उसका बीटा ज्यादा हो। तो ये फॉर्मूला आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, इस पे सवाल पूछा जाता है। और इसके अलावा उसके बाद है विवर्तन। एक व्यतिकरण होता है और एक विवर्तन होता है। तो विवर्तन में आप पढ़ेंगे एकल झिरी विवर्तन, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। वो थोड़ा आप डिटेल से पढ़ेंगे तभी आप थोड़ा समझ पाएंगे इसके बारे में। लेकिन इतना है कि बहुत आसान काम है, अगर आप थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो इस पार्ट में से भी क्वेश्चन करना बहुत आसान है, क्योंकि ज़्यादा कोई गणितीय फॉर्मूले नहीं है इसमें। कोई 3-4 फॉर्मूले जो आपको याद करने हैं, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन सीमा होती है और एक विभेदन क्षमता होती है। तो किसी भी उपकरण के द्वारा दो वस्तुओं को अलग अलग दिखाने की क्षमता क्या कहलाती है? उसकी विभेदन क्षमता। विभेदन का मतलब भेद करना दोनों दो वस्तुओं। तो वो होती है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों की विभेदन क्षमता आपको समझनी है। और प्रकाश का ध्रुवण, जैसे व्यतिकरण और विवर्तन प्रकाश से होने वाली घटनाओं के नाम है, वैसे ही प्रकाश से दूसरी घटना कौन सी होती है? ध्रुवण। तो ध्रुवण की घटना से आपको पता चलता है कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी है? अनुप्रस्थ प्रकृति। ठीक है। और इसमें ब्रूस्टर का नियम है जो आपको पढ़ना है। ब्रूस्टर का नियम होता है 10 IP। इस नियम पे बहुत सवाल आए। म्यू होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। IP होता है, ब्रूस्टर ने बताया था कि यहाँ पे जब प्रकाश आपतित करेंगे तो एक ऐसा आपतन कोण आएगा IP, जिस पर इधर जाने वाला प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होगा। ध्रुवण का मतलब होता है अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना। तो साधारण प्रकाश होता है वो अध्रुवित होता है, सूरज से आने वाला प्रकाश है वो अध्रुवित प्रकाश है। अब उसको हम कौन से प्रकाश में बदलना चाहते हैं? ध्रुवित में। तो ब्रूस्टर ने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण एक विशेष आपतन कोण पर आपतित होती है तो जो परावर्तित प्रकाश है वो पूरा ध्रुवित प्राप्त होता है। तो फिर फॉर्मूला दिया कि भी मान लो ये जो माध्यम है इसका अपवर्तनांक म्यू है, तो ब्रूस्टर ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण का मान कितना होना चाहिए? तो म्यू बराबर होगा 10 IP। IP कौन सा कोण है? ये ध्रुवण कोण है या ब्रूस्टर कोण है। और म्यू इस पारदर्शी माध्यम का क्या है? अपवर्तनांक। ये माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है। बाकी आप जब 11वीं पूरा पढ़ लेंगे 11वीं वाला, तो उसमें जैसे हमने टक्कर के बारे में पढ़ा था, तो पहले आपको 11वीं वाली टक्कर पढ़नी है, उससे आपको इसको समझने में आसानी रहेगी। द्रव्यमान के अंदर वही घूर्णन गति में जो आपने पढ़ा है वो उस टाइम अगर आप 11वीं ढंग से 11वीं वाला जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे तो इसमें भी ज़्यादा काम कवर हो जाएगा। ये टॉपिक बचता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। दोलन गति का, ये दोलन गति के जैसे 11वीं वाले चैप्टर उठाया नहीं है इन्होंने, सीधा BSc वाला ही उठा दिया। और इसके अलावा टॉपिक बचते हैं आपके, ये सारा BSc का पार्ट है, यांत्रिकी, विद्युत गतिकी, तरंग प्रकाश की। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके बारे में बाद में बात करेंगे। 12वीं की जो फर्स्ट फिजिक्स है उसका चैप्टर है, लेकिन उसमें BSc लेवल तक आएगा प्रश्न। ये जैसे कूलाम का नियम आप पढ़ लेंगे 12वीं से, विद्युत क्षेत्र भी पढ़ लेंगे, विद्युत विभव पढ़ लेंगे, द्विध्रुव के बारे में पढ़ लेंगे। लेकिन पैरा विद्युत क्षेत्र की संकल्पना और मैक्सवेल समीकरण, ये दो टॉपिक हैं जो आपको BSc फिजिक्स में विद्युत चुंबकीय नाम की बुक है उसमें मिलेंगे आपको ये। और ये आप, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 12th वाला ही पढ़ लेना। हालांकि ये BSc में दिया हुआ है, लेकिन आप सिर्फ 12th वाला पढ़ लेंगे तो भी आप इससे क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए हम इसके बारे में लास्ट डिस्कस करेंगे। उष्मा गतिकी, ये भी आप वैसे BSc में दिया हुआ है, लेकिन उष्मा गतिकी के नियम आप 11वीं क्लास वाले भी पढ़ लेंगे तो उससे भी हो जाएगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है इस पार्ट में, कार्नो इंजन और दक्षता, लगभग क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। एक प्रश्न आपको मिलेगा कार्नो इंजन की दक्षता का, ईटा बराबर 1 - T2/T1। इंजन में एक स्रोत होता है
और एक होता है सिंक। तो और ये कार्यकारी पदार्थ है जो सिंक से ऊष्मा लेता है और कुछ कार्य करता है और बाकी ऊष्मा इसको प्रदान कर देता है सिंक को। तो ये स्रोत का ताप होता है जिससे ऊष्मा ली है, और थोड़ी बहुत ऊष्मा जिसको प्रदान की है वो ताप होता है सिंक का ताप। ये स्रोत का ताप है और ये सिंक का ताप, T2/E। तो कोशिश क्या, ये जो ताप है वो हमेशा ही किस में लेने हैं, केल्विन में। केल्विन क्या है, ताप का एसआई मात्रक और मूल मात्रक है। तो 7 मात्रक पढ़ेंगे आप पहले चैप्टर में, उसमें ताप का एसआई मात्रक आप पढ़ेंगे केल्विन। बाकी के बारे में हम जब अगला वीडियो आएगा तब उसमें डिस्कस करेंगे। तो अभी आप जो 8 तारीख को टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है उसके अंदर जो पहली यूनिट है हमारी, उसमें हमने मात्रक विमाओं के साथ साथ एक विमीय गति, द्विविमीय गति को डाला है। तो उसके बारे में आप ध्यान से पढ़ें, और जो गणितीय काम मैंने बताया वो आपका तैयार होगा तो आपको फिजिक्स को समझने में थोड़ी और आसानी होगी। और एक्चुअल में जो इतना गैप आया आपके, उसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। आप जितना भी काम कर रहे हैं, जितने भी टॉपिक कर रहे हैं, वो बिल्कुल समझ के करने हैं। समझ के करने का मतलब है कि जितना कर दिया उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी। और ये जो पूरा सिलेबस है उसमें जैसे मैंने 5-6 यूनिट की बात की थी, उसका मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आपको कम से कम करनी है। तो ये यूनिट करनी है आपको, और ये भी करनी है। सदिश और अदिश में मैं बता रहा हूँ आपको, समांतर चतुर्भुज, सदिश योग का नियम, सदिश का गुणा सीख लेना आप। लेकिन ये दोनों यूनिट करनी है आपको। और गति के नियम आप पढ़ लेना। गति के नियम आप सारे पढ़ सकते हैं क्योंकि आप ये पहले पढ़े हुए। तो इस चैप्टर में आप संवेग संरक्षण के नियम पे ज़्यादा गौर करना। और घर्षण है, इसमें भी कोई मैथमेटिकल काम नहीं है, ये भी आप थ्योरेटिकल ये पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आपको गुरुत्वाकर्षण बल, ये पूरी यूनिट करनी है, और ये वाली यूनिट भी पूरी करनी है, थ्योरेटिकल है पूरी। और तरलों का प्रवाह, ये वाली पूरी यूनिट आपको करनी है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना। और ये किरण प्रकाश की है, ये भी, इसमें ज़्यादा डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूले नहीं है, तो ये भी आपको करनी है। और ये भी तरंग प्रकाश की भी आपको पूरी करनी, कम से कम पहले ये यूनिट आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा हाँ, ये ऊष्मा गतिकी वाली है, इसमें भी थ्योरेटिकल पोर्शन है ज़्यादा। ये एक फॉर्मूला है, उसके अलावा कोई ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, तो वो आप पढ़ देना। बीएससी वाले के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और ये क्वांटम यांत्रिकी और आधुनिक भौतिकी के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके लिए तो इतना आप पढ़ें और टेस्ट की पूरी तैयारी करके आएँ। और जब टेस्ट हो जाएगा तो उसके 1-2 दिन में हम आपको वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे जो हमने क्वेश्चन दिए। आप तैयारी कीजिए। जी सर।